तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर वो जो कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें होती है, एक बार सम अप कर दीजिए। तो आज का मोटिव यही है मेरा कि जितनी भी चीज़ें कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं और कैसे उसको प्रैक्टिकल सेंस में कन्वर्ट करके सोचा जाता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जब चूंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो फर्माट थ्योरम का ही आता है। अरे फर्माट थ्योरम मालूम है ना सारे लोगों को? Yes. तो जो भी फर्माट थ्योरम होती है वो सारे लोगों को मालूम है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट अगर जाती है तो वो मिनिमम टाइम उसको जरूरत पड़ती है, मतलब मिनिमम टाइम का इस्तेमाल होने वाला। तो और एक और बात जो कि ज़्यादा जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और जो भी मेरे पास मीडियम है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो जो सराउंडिंग है वो यूनिफॉर्म सराउंडिंग है। तो इन्हीं सारी बातों का इस्तेमाल हम लोग कोऑर्डिनेट में भी बहुत सारे तरीके से करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सारे लोगों को मालूम होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई प्लेन मिरर है इस तरीके का और किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट चली और उसने प्लेन पर हिट किया किसी एंगल पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होने वाले हैं। ये अगर नॉर्मल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे आने वाली है वो मेरे पास इतना ही नॉर्मल से एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, ये मेरे पास नॉर्मल। इसको भी थीटा लिख लिया, इसको भी थीटा लिख लिया। एक और बात जो जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन पर होना चाहिए। तो फर्माट थ्योरम यही सारी बातों को डिफाइन करता है। अब देखो, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये दोनों बातों को बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इसी इन बातों का हम लोग कोऑर्डिनेट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर क्यों होना चाहिए और ये कैसे आ गया? तो सब मैथमेटिक्स से ही निकला। इनफैक्ट जितने भी फिजिसिस्ट हुआ करते थे वो सब मैथमेटिशियन बाय हार्ट थे। उन्होंने सब मैथमेटिक्स लगा के सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। देखो मैं पहले ये आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, एक पॉइंट से रे चली, यहाँ से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट पी मान लेते हैं। एक और पॉइंट है, ये मेरे पास बी है, यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि पॉइंट फिक्स है, ए भी फिक्स है, बी भी फिक्स है, और ये जो मिरर रखा हुआ है ये भी फिक्स है। तो यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो निश्चित बात है यहाँ से यहाँ तक ये जो क्यू पॉइंट है पी क्यू, ये फिक्स हो गया। मुझे करना क्या है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चली, स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट करी और यहाँ पहुंच गई। तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या बोलता है, फर्माट थ्योरम को बोलते हैं कि इतना जो टाइम मेरे पास लगा ए से बी तक पहुंचने को में, वो मिनिमम हो जाना चाहिए। तो किस पॉइंट पर ये हिट करे, ये पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओ है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। और इसकी क्या खासियत होना चाहिए, निश्चित बात है इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, प्रूव कर लेते हैं। तो कैसे प्रूव किया जाए? मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगे वो मिनिमम लगे। अच्छा, मीडियम चूंकि सेम है, सराउंडिंग सेम है, तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है, ए से बी के बीच में वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एस बराबर यूटी के बारे में अगर बात करी जाए तो एस मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और टाइम मेरे पास मिनिमम हो जाना चाहिए। u इज कांस्टेंट, इसका मतलब
भी अगर मेरे पास मिनिमम है तो एस भी मेरे पास मिनिमम हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक पहुंचने में ओ पर वो इंसिडेंट करी, तो ए ओ जो टाइम लगा, ओ बी में जो टाइम लगा, उन दोनों का जो सम होने वाला है वो मिनिमम होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ प्लस ओ बी ये मिनिमम हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये मिनिमम होने वाला है तब तो हम लोग निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? निकालने के लिए हमारे पास बेसिक कैलकुलस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओ क्यू मेरे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स है, ठीक है, और ये वाली लेंथ थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया h1 है, और ये वाली लेंथ h2 है। मतलब मेरे पास ये वाली हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक जो कि फिक्स है वो h2 है, और ये वाली h1। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी फिक्स है, और इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोल दूँ तो ये पी ओ या ओ पी लेंथ लैम्डा माइनस एक्स हो जाएगी। अब तो पाइथागोरस लगा के हम लोग ए ओ भी निकाल सकते हैं, हम लोग ओ बी निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? ए ओ प्लस ओ बी ये मिनिमाइज हो जाना चाहिए। ये लेंथ है, डिस्टेंसेज हैं, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टी इज प्रोपोर्शनल टू एस, क्योंकि यू इज कांस्टेंट जो कि सी के बराबर है। तो निश्चित बात है अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिक कैलकुलस इस्तेमाल करी। हम लोगों ने कहा अगर मुझे ए ओ निकालना है तो ए ओ मेरे पास क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा देते हैं, अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे ओ बी निकालना है तो वो फिर से पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है, ये मेरे पास h2 है, ये मेरे पास 90 है, तो ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो मैंने लिख लिया अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों का सम मुझे मिनिमाइज कर देना है, और सम को मैं अगर ए ओ प्लस ओ बी लिख लूँ और इसको थोड़ी देर के लिए एस से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो एस को मुझे मिनिमाइज करना है। ये मेरा टारगेट है, सच दैट कि ओ एक यूनिक पॉइंट होने वाला है, और वो कहाँ पर है, वो किस जगह पर है, ये मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाए। तो एस मेरे पास हो क्या गया? अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है? एस को मिनिमाइज करना है। मैंने कहा ds ओवर dx निकाल लेते हैं। एक्स इज वेरिएबल पॉइंट, ओरिजिन ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर है ये फिक्स नहीं है ना, यही तो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। और इस पॉइंट की खासियत क्या होने वाली है कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाना चाहिए, ताकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास प्रूव हो जाए। ds ओवर dx निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट करना सारे लोगों को आता है। ये मेरे पास डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में लैम्डा माइनस एक्स के होल स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा माइनस एक्स, और एक मेरे पास लैम्डा माइनस एक्स का नाम माइनस भी आ जाएगा। ये मैंने चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। इतना डेरिवेटिव सारे लोगों को आता होगा, और मैंने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, और ds ओवर dx बराबर मैं अब 0 करने वाला हूं, ताकि मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकूं, और उस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही तो मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला है। और मैक्सिमा तो कभी मिलेगा नहीं। उसका कारण क्या? मैं पॉइंट को अगर इधर खिसकाता चला जाऊं तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई का सम अब बढ़ने वाला है, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। ये सम जुड़ता जुड़ता बढ़ बढ़ के इन्फिनिटी चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पीछे चला जाऊं तब भी ये लंबाई और ये लंबाई का सम बढ़ता चला जाएगा, और कहीं भी जाओगे तब भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो मेरे पास इस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई होने वाले। मैंने बराबर किया, और जैसे ही मैंने बराबर किया तो मुझे बढ़िया सा रिजल्ट आता दिख रहा है। और जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या लिखा हुआ है? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लैम्डा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बराबर 0 किया तो एक्स दूसरे वाले टर्म को मैंने दूसरी तरफ पहुंचा दिया। हेलो हेलो
यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, ठीक यस सर, आवाज आ रही है। ठीक, दूसरे वाले टर्म को मैंने दूसरी तरफ पहुंचा दिया, तो मेरे पास आ गया x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लैम्डा माइनस एक्स हो गया, और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ओ ए लिखा हुआ है, ये वाला नीचे वाला टर्म। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, जो भी लिखा हुआ है ये, इसको लिख सकता हूँ पी ओ डिवाइडेड बाय ओ ए। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वो x डिवाइडेड बाई x क्या हो गया, ये वाली लेंथ ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ बी। ओ बी ये वाली लेंथ है, वो तो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ओ बी। और ये क्या लिखा हुआ है, एक रेशियो लिखा हुआ है, और ये रेशियो किस बात का लिखा हुआ है, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल मेरे पास अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाए, क्योंकि मैंने तो ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये भी नॉर्मल है। और इसको साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पीओ डिवाइडेड बाय ओ ए, तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा। और अगर मैं इसको बीटा लिख लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ओ क्यू मेरे पास ये वाली लेंथ हो गई, और ओ क्यू मेरे पास कौन सी लेंथ हो गई, ओ क्यू ये लेंथ हो गई, और ओ बी मेरे पास ये लेंथ हो गई, और ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये साइन बीटा आता दिख रहा होगा। निश्चित बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा के, और यहां से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि थीटा मस्ट बी सेम एज बीटा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है इस बात को इस्तेमाल करने के लिए। अरे यहाँ तक बात मेरे बात समझ में आ गई ना सारे लोगों को? तो जो भी फिजिक्स में लॉज निकल के आए हैं, बेसिकली वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही निकल के आए, मतलब किसी का अपना ऑब्जर्वेशन था और उसको फिर फाइनली मैथमेटिकली प्रूव कर दिया गया। तो ये मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाने वाले हैं। एक्चुअली एंगल बहुत ही टेम्पटिंग होता है, और एंगल का कैलकुलेशन इसीलिए जनरली अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि एंगल खतरनाक कैलकुलेशन प्रोड्यूस करता है। देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बेसिकली अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक मिरर और लाइन मिरर की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और ये P और Q पॉइंट बाई चांस मैंने इस तरीके से ले लिए कि लाइन के एक ही साइड है। मान लो ये मेरे पास P, ठीक है। मुझे करना क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ये P गिवन है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये 1,1 है, और Q भी गिवन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 0,2। दोनों सेम साइड हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उसका नाम M है। ये पॉइंट M मुझे आइडेंटिफाई करना है सच दैट फाइंड M सच दैट Tm प्लस Qm इज मिनिमम। वही सवाल लिखा हुआ है, बस अब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सारी बातें करना चालू करते हैं। हम लोगों ने कहा प्लेन लिख दिया क्या, x प्लस y प्लस z बराबर नहीं, ये 2 है। अच्छा हाँ, मतलब ये सारी चीजें फिर स्पेस में भी एक्सटेंड हो जाएंगी, तो वो 3D में, मतलब इसीलिए बहुत कन्वीनियंट है। अगर 2D ठीक से आती है तो 3D फिर आती है। 3D में कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर वेक्टर की तमीज है और 2D की तमीज है तो 3D बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये वाली लेंथ मेरे पास मिनिमम चाहिए, और हमने कहा इसको मिनिमाइज करने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही हमारे पास सबसे बड़ा तरीका है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट चले, इस जगह से रे ऑफ लाइट चले, और एक ऐसे पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर हो जाए और इस जगह पहुंच जाए। और ये मेरे पास नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो मुद्दा ये है कि मुझे ये M पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एंगल का कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे ये सब मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लूंगा। देखो किस तरीके से ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे पास ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट की इस मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज आइडेंटिफाई करूँ तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर मिलेगा, इसको P' बोल दिया थोड़ी देर के लिए। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। दिस ट्राइंगल
एंड दिस ट्राइंगल हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये मैंने क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, देखो मैंने इस लाइन को पीछे आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होने वाला, और चूंकि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है तो निश्चित बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो गई, और ये मेरे पास कॉमन है, निश्चित बात है ये दो साइड और एक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चालू हो गई, तो हर हालत में मेरे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो निश्चित बात है मैं इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज निकालूंगा तो जो पॉइंट आएगा उसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये हर हालत में तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, एम, क्यू और पी डैश। इसका मतलब पी डैश और क्यू से पास होने वाली, पी डैश में मिरर इमेज के फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे मालूम है, वो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन दे रखी है, और अगर कोई पॉइंट है मेरे पास x1, y1, तो x1, y1 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज का फॉर्मूला ax फॉर्मूला x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। ये जो भी फॉर्मूला है अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर दूं तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की मिरर इमेज जो p डैश है, इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए x1 कुछ रख लिया, ये निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि x माइनस किसकी मिरर इमेज निकाली है, 1 की, लाइन क्या है वो ये है, इसमें a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, c कितना है 2 है, सारी वैल्यूज लगा देते हैं 1, दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स पॉइंट ये वाला उठा के इस लाइन में लगा दिया, न्यूमरेटर में आ गया 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 3, और चूंकि x और y में सब सिमेट्रिकल मामला है तो y की वैल्यू भी माइनस 3 ही आने वाली है। इसका मतलब p डैश का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया माइनस 3 माइनस। अब ये पॉइंट मुझे मालूम चल गया और ये पॉइंट मुझे मालूम है, और ये तीनों पॉइंट मैंने अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि कोलिनियर होने वाले हैं, तो हर हालत में इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पासिंग लाइन की इक्वेशन लिखी जाए और वो इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट कर जाएगी उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे लिए बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला है। एंगल जरूर आइडेंटिकल थे और इससे एंगल आइडेंटिकल होने के में लोगों के दिमाग में वो टेन थीटा वाला फॉर्मूला आता है m1 डिफरेंस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, लेकिन उस चक्कर में पढ़ना नहीं, मिरर इमेज से बहुत आसान से कैलकुलेशन हो जाता है और सेंस भी समझ में आता है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग, वही हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया, पी डैश पॉइंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया -3, निश्चित बात है ये जो भी पॉइंट मेरे पास आया इस पॉइंट का और Q से कनेक्ट होने वाली लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, और Q मेरे पास कितना है 0,2, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या होने वाली है, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या निकल के आने वाली है y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -3 -2 डिवाइडेड बाय -3 -0 साथ में x माइनस 0, इस तरीके का फॉर्मेट आ गया। ये जो भी मेरे पास लिखा हुआ है -3y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास कितना गया माइनस का 5x, सब कुछ एक तरफ ले गए तो 5x माइनस 3y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई। मैं मेरा कैलकुलेशन देखते चलना, ये हम लोगों ने कौन सी लाइन की इक्वेशन निकाली, ये p डैश और q डैश को कनेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गई, और इस लाइन ने x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 को जहां पर कट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will give m। तो इसका मतलब ये हुआ कि m पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इनको सॉल्व करना रह गया, ये तुम लोग अपने आप सॉल्व करना। तो ये काम मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा कि भाई वो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा वो मैं फ्रीक्वेंटली जगह जगह लगा सकता हूँ, लेकिन सवाल इसी तरीके का लिखा होगा, थोड़ी सी बदल के बात कह दी गई होगी। मैं फिर से एक सवाल लिख देता हूँ और वो सवाल देखो किस तरीके का। मैंने कहा मेरे पास एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0,
मेरे पास एक P पॉइंट है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1, एक पॉइंट मेरे पास Q है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2। ये जो भी पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ है मुझे करना क्या है, मैं लिख देता हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन M पॉइंट, हेलो हेलो, आ रही सर आवाज? अच्छा ठीक, हाँ सर ठीक, मेरे पास कहीं चला गया यार। ठीक, मैंने कहा कि मुझे करना क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, on the line, find a point M on the line such that PM minus MQ का mod is minimum, is maximum। तो पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि पिछले वाले सवाल में और सवाल में क्या डिफरेंस है। पिछली बार मैंने कहा कि एक पॉइंट तुमको M आइडेंटिफाई करना है ताकि इसका और इसका सम मैक्सिमम हो जाए, ठीक बात है। तो मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया। सम को कभी भी मैक्सिमम नहीं किया जाता, सम को हमेशा मिनिमम किया जाता है, क्योंकि सम अगर मैक्सिमम करना चालू कर दे तब तो यार ये बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो सम को मिनिमम करते हैं हमेशा। तो पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था कि M पॉइंट आइडेंटिफाई किया था सो दैट ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिनिमम हो जाए। अब की बार मैंने क्या बोला कि PM और MQ का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, डिफरेंस को मैक्सिमम करवाया जा रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, M पॉइंट आइडेंटिफाई करना है ताकि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो जाए। कैसे निकालेंगे ये वाला पॉइंट? हाँ जी, किसी ने बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 परफेक्ट बात बोली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली क्वांटिटी जनरली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने में हम लोग ट्राइंगल रूल इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है तो ABC अगर तीन चीजें हैं, तीन साइड्स हैं, तो दो का डिफरेंस हर हालत में कैसा होने वाला है, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड। और अगर सम के बारे में बात करते हैं तो सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया, तो मेरे पास ये जो भी पॉइंट होगा इसकी क्या खासियत होगी, ये वाली लंबाई माइनस ये वाली लंबाई। अब देखो ट्राइंगल तो ये बन गया, ट्राइंगल तो मेरे पास ये बन गया, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे तो हर हालत में जो डिफरेंस आने वाला है वो इससे छोटा होने वाला है, ठीक है ना। अगर इससे छोटा होने वाला है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यही तो मेरे पास फिक्स डिस्टेंस है और यही मेरे पास मैक्सिमाइज हो जाएगा और ये यही डिस्टेंस मैक्सिमम मैं प्राप्त कर सकता हूं, वरना हर हालत में इसका और इसका डिफरेंस इस वाली लंबाई से छोटा ही रहने वाला है। तो किसी ने बोला और बिल्कुल सही बोला, उसने कहा कि अगर मैं तीसरा वाला पॉइंट इस तरीके से पिक कर लूं कि वो वाला पॉइंट इसी के साथ कोलिनियर हो जाए, यहां पर आ जाए, तब सबको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक की लंबाई में से यहां से यहां तक की लंबाई अगर सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो ये वाली लंबाई हमेशा निकल के आ जाएगी और यही तो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ होने वाली है। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कोई और भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट लूंगा, तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो लंबाई निकल के आने वाली है वो इससे कम हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो मैक्सिमाइज करना है, अगर मैक्सिमाइज करना है तो निश्चित बात है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने वाले हैं। किसी ने बिल्कुल सही बात बोली। तो फिर तो काम खत्म हो गया। मतलब एक जगह हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया, तो एक जगह हम लोगों ने ट्रायंगुलर रूल का इस्तेमाल कर लिया। हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, इन दोनों पॉइंट से पास लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी द यूनिक पॉइंट सच दैट PM माइनस MQ का मॉड इज ऑलवेज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो काम आसान हो गया, PQ लाइन की इक्वेशन लिखनी रह गई और वो सब लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये बात खत्म हो जाए। मेरे पास y पैरेलल, हाँ जी, दोनों पैरेलल लाइंस है सर। दोनों पैरेलल हैं, अनफॉर्चुनेटली पैरेलल हुए हैं। एक मिनट में चेक कर लूं, पिछली बार में भी पैरेलल थी क्या? पिछली बार पैरेलल थी। हाँ, स्लोप कितना आया? PQ लाइन पैरेलल है मेरे। PQ लाइन इज पैरेलल टू, ओह ठीक है, ठीक है, मैं पॉइंट बदल देता हूँ यार, वो तो अपने हाथ में।
इसने कहा कि ये पैरेलल हुआ जा रहा है क्योंकि इसका स्लोप भी 1 हुआ जा रहा है, तो इसको 3 कर देते हैं। तो पॉइंट मैंने बदल दिया। अभी भी कैलकुलेशन अगर पैरेलल हो जाएगी तो फिर तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि पॉइंट इस तरीके का होना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ा के इस पर कहीं कट करने वाला है। तो अब मैंने पी क्यू का स्लोप लिख लिया, और पी क्यू का स्लोप कितना आने वाला है, वो मेरे पास आ गया 2 आ गया, डिवाइडेड बाय -1 ऐसा आ गया। 3 - 1 डिवाइडेड बाय 0 - 1 -2 आ गया। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 1 दिस इज इक्वल टू -2 x - 1। ये मेरे पास पी क्यू की इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गई। एक तरफ लेके आएंगे तो 2x + y दिस इज इक्वल टू 3 ऐसा आ जाएगा। और जो दूसरी लाइन लिखी हुई है उस लाइन की इक्वेशन ये m1 पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास लिखी हुई है वो x + y + 2 = 0, और इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास m1 आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये मालूम चल जाएगा। तो ये जो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लगाए, एक में मेरे पास रिफ्लेक्शन हो गया और एक में ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाई, और जिससे हमारे पास दोनों सवाल सॉल्व हो गए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया दोनों सिचुएशन में, उसमें दोनों पॉइंट मेरे पास लाइन के एक ही तरफ से, तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि पॉइंट दोनों लाइन के एक ही तरफ होंगे। तो अगर मेरे पास सिचुएशन इस तरीके की होती, ये मेरे पास लाइन इक्वेशन x + y + 2 = 0, और एक पॉइंट मेरे पास q है जो कि 0,3 मान लेते हैं, और एक पॉइंट अच्छा मैंने कहा लाइन मेरे पास x + y + 2 = 0 है। एक पॉइंट मैंने ले लिया P जिसका नाम है 1,1 1,1 रखोगे तो देखो पॉजिटिव आ रहा है एक तरफ है, तो दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ है Q, और उसको लगा देते तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने लिख लिया -2, तो अब की बार मेरे पास दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड हैं, और मेरा टारगेट क्या है, मुझे एक पॉइंट फिर से आइडेंटिफाई करना है जिसका नाम M है, सच दैट फाइंड M such that PM minus QM का मॉड इज मिनिमम। फिर से क्या किया जाए, मिनिमाइज करना है भाई। हाँ जी, हेलो, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, तो ठीक है, मैं होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ कि PM - QM का मॉड मिनिमम हो जाए, या फिर PM + QM का मॉड ये मिनिमम हो जाए, PM + QM का मॉड ये मैक्सिमम हो जाए, PM - QM का मॉड ये मैक्सिमम हो जाए। कुछ मिल पाएंगे कुछ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये सब अननोन है, ये तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, अपने आप प्रयास करके निकालना। तो बेसिकली लाइन में हम लोगों ने कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, लेकिन कोऑर्डिनेट में हम लोग मालूम है लाइन के अलावा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। और सर्किल में तो तुम लोगों ने देखा होगा जगह जगह कि वो कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, वो सर्कुलर ही बनाते हैं, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये सब क्या होता है, क्यों होता है, जबकि मैथमेटिक्स ये बोलती है कि वो सब पैराबोला होना चाहिए। देखो किस तरीके से, तो हम लोग सर्किल और पैराबोला में किस तरीके से रिफ्लेक्शन के बारे में बात होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले। तो पैराबोला है y = 4ax, और इसकी कुछ खासियतें होती हैं। खासियतें क्या होती हैं कि ये मेरे पास x एक्सेस, ये मेरे पास y एक्सेस, मैंने उल्टा बोल दिया, ये x एक्सेस, ये मेरे पास y एक्सेस। एक पैराबोला है मेरे पास इस तरीके का, और पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हर हालत में वो फोकस से ही पास होती है। फोकस अगर ये है a,0, तो हर हालत में वो फोकस से ही पास होती है। तो पहला काम तो यही प्रूव कर लेते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो कर्व सरफेस है, तो कर्व है तब भी कोई बात नहीं। अगर मेरे पास कर्व दे रखा है, इस तरीके कर्व दे रखा है, और जिस पॉइंट पर रे ने हिट किया उस पॉइंट पर मैंने पहले टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर मैंने उसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया।
और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो जो मेरे पास लीनियर पे था उसी को हम लोगों ने कर्व सरफेस के ऊपर एक्सटेंड कर लिया। मतलब जो हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करने वाले हैं वो ये कि अगर मेरे पास ये पैराबोला है जो कि कर्व है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं और इसी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये आपस में बराबर अगर हो गए तो निश्चित बात है ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हर हालत में फोकस से ही पास हो जाएगी। तो मतलब मेरा टारगेट क्या है, सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। और कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान सा काम है, देखो प्रूव कर लेते हैं। ये जो मेरे पास रे ऑफ लाइट आ रही है वो एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं किस तरीके का। वैसे सारे लोगों को याद होना चाहिए जितने लोग अभी एडवांस वाला पेपर देने वाले हैं, और जो नहीं है, जो ऑलरेडी 11th कर चुके हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि अगर ये टी पॉइंट है तो टी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होने वाला है, 1/t। नॉर्मल का स्लोप कितना होने वाला है, -t। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होने वाली है, y = -tx + 2at + at³। और ये नॉर्मल लाइन एक्स एक्स कहीं कट करने वाली है। मान लो ये जी पॉइंट है, इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 कर दिया जाए तो टी का एक फैक्टर कॉमन लेके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x = कितना आ जाएगा, 2a + at²। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से ये ओरिजिन अगर मैं ले लूं तो OG की लंबाई मेरे पास आइडेंटिफाई हो गई 2a + at²। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोकस अगर S है तो SG की लेंथ भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, और SG की लेंथ मेरे पास किसके बराबर आ गई, अगर ये A लेंथ है तो A अगर हटा दिया जाए तो मेरे पास ये लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, A + at²। और ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला। तो निश्चित बात है मेरे पास ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होती दिख रही होंगी, क्योंकि ये तो सबको मालूम ही है बाय डेफिनेशन कि ये फोकल डिस्टेंस है, और ये किसके बराबर होने वाला है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो ये A + at² है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर हो गई तो ये वाला जो ट्रायंगल हो गया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल और ये बराबर होने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको कट कर रही है, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो निश्चित बात है मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई हर हालत में एक्सिस के पैरेलल चलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैराबोला पर हिट कर रही है तो वो नॉर्मल से, इसी पॉइंट पर मैंने जो नॉर्मल ड्रॉ किया उससे अगर उतना ही एंगल बनाएगी तो उसको हर हालत में फोकस से ही पास होना पड़ेगा, तभी तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो पाए, तभी ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो पाए, तभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो पाए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। और अगर ये एंगल एंगल ये बराबर है, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर है। रिफ्लेक्टेड रे ये फोकस से ही पास होती दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे क्वेरी। हाँ बताइए सर, अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये पैराबोला की इस साइड से आती है, किस साइड से, मतलब लाइक नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आती है। क्या हम लोग ये जो बात है तब कभी एक्सटेंड कर सकते हैं, तब नहीं एक्सटेंड, लाइक वर्चुअल इमेज के केस में, लाइक कौन। जी सर। तो बात ये भी कोशिश कर लेते ना, इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो ये भी होगा। चलिए ये भी कर लेते हैं, होगा अपने आप ही, देखो निकल के आएगा। मतलब कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ फोकस से पास होता, मतलब ऐसा दिखेगा कि हो रहा है। हाँ बस, हाँ बिल्कुल, देखो प्रोड्यूस करेंगे तो पास कर देना, यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। देखो ना, अगर मैंने ये रे ऑफ लाइट यहाँ हिट कराई, नॉर्मल तो अभी भी यही बनने वाला है क्योंकि टेंजेंट तो यही है, तो जो रिफ्लेक्ट होगी रे तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर ही होने वाला होगा। और ये वाला एंगल ऑलरेडी मुझे मालूम है कि इस एंगल के बराबर होने वाला है, नहीं इसके नहीं, किसके बराबर होने वाला है, ये रे लाइट आई और इसने इसको कट किया तो इसके बराबर होने वाला है। और क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल आपस में बराबर होने वाला है। और अगर रिफ्लेक्टेड है तो और ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है तो उसको हर हालत में यहीं से पास होना पड़ेगा। तो वही है, बिल्कुल आता दिख रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों से फोकस से एक में एक्चुअल में जाएगी, एक में वर्चुअल जाएगी, मतलब इस तरीके से निकल के आ गया। तो अब सवाल ये नहीं था, सवाल तो ये सारे लोगों को मालूम ही है कि ऐसा होता है। तो मुद्दा ये है कि भाई हम लोग जो बात करते हैं
भाई इंजीनियरिंग करने वाले हैं सारे लोग, और इंजीनियरों का जो काम है वो अप्रोक्सीमेशन का है। हम लोगों को कुछ आता ही नहीं, वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग विच इज वेरी परफेक्ट। कोई परफेक्ट चीज बना ही नहीं पाते हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी बना देते हैं जो कि परफेक्ट जैसी लगे। मतलब कोई भी, तुम लोगों को मालूम है कि कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो कि जिसका आउटपुट 1 निकल के आ जाए। परपेचुअल मोशन मशीन आज तक नहीं बनी। मतलब जो भी चीज बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं हो सकती। मतलब इवन हम लोग जो स्केल बनाते हैं वो भी मशीन बनाती है, और वो देखने में जरूर अच्छा लगता है कि यार बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सा स्केल बना दिया हम लोगों ने, लेकिन ये परफेक्ट स्केल नहीं होता, क्योंकि वो भी तो मशीन ने बनाया गया। तो हम लोग करते क्या है कि आइडियल सिचुएशन में मेरे पास जो भी मिरर होने वाले हैं वो सब कैसे पैराबोलिक होने वाले हैं, लेकिन हम लोग पैराबोला इस्तेमाल ही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि सर्कुलर बात करने लगते हैं। और सारे लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, वो कहते हैं कि वो सर्कुलर मिरर ले लिया जिसका अपर्चर थोड़ा सा ले लिया, और फिर मेरे पास ये इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल लाइट, तो वो फोकस से चली जाती है। ऐसी बातें करते हैं ना। तो ये स्फेरिकल कैसे हो गया, ये सर्कुलर कैसे आ गया, कोई बता सकता है? सर वो सर एक सर्कुलर लेंस होता है, हाँ। उसमें से हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो जो रेडियस होता है उस सर्कल का, जो प्रोजेक्टेड एरिया हमको दिखता है, उसका रेडियस अपर्चर कहते हैं। हाँ, उसको रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं हम लोग। ठीक है। नहीं तो मतलब मेरा मुद्दा जो कहने का है वो ये कि भाई हमने ऐसा किया और ये सक्सेसफुल क्यों हो गया। भाई हमने तो मैथमेटिक्स में ये समझा कि भाई पैराबोला अगर है मेरे पास, तो पैराबोला इस तरीके की खासियत को शो करता है कि इनफाइनाइट से आने वाली जो रे है वो एक्सिस के पैरेलल अगर आई तो रिफ्लेक्ट होके फोकस के पास हो जाती है। अरे यही तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। तो जो फिगर होना चाहिए, जो कर्व होना चाहिए, वो पैराबोलिक होना चाहिए, और हम लोग सर्कुलर बात करने लगते हैं, अपर्चर की बात करने लगते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। हाँ सर वो जब हम स्फेरिकल लेते हैं ना, कनकेव कन्वेक्स मिरर, हाँ। हम वो एक असम्पशन लेते हैं कि वो पैरेक्सियल रेज हो। जैसे बिल्कुल, वरना मार्जिनल के केस में हम लोग कैलकुलेट कर नहीं पाते। हम वो असम्पशन लेते हैं कि वो सारे पैरेक्सियल हो, मतलब वो एक्सिस के एकदम नजदीक हो। हाँ, मतलब बहुत छोटा सा ये कहना चाहते हो ना? हाँ सर। मतलब ये कहाँ से आ गया ये, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड, मतलब ये अजम्पशन कैसे बना? मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज करी होगी जिसके चलते ये मालूम चला होगा कि भाई ऐसा कर देने से मेरा काम चल जाएगा। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये सब मैथमेटिक्स। सर्कल जब ओरिजिन से पास होगा तो इस पॉइंट और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो ये जहाँ जो छोटा पार्ट है वहां से वो कॉमन होगा ना, पैराबोला और सर्कल का पार्ट। मतलब तुमने कहा कि ये तुमने कभी पैराबोला आज तक कभी जिंदगी में देखा है, कैसा दिखता है? ना, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं देखा और कभी देखोगे भी नहीं एक्चुअली। सर दिख जाता है प्रैक्टिकली। नहीं, मतलब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैराबोला को बनाना, मतलब भाई कोई भी चीज बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं बनाई जाती होगी, और पैराबोला को बास्केटबॉल शूट करते हैं अगर, हाँ, तो एक पैराबोलिक पाथ लेती है, लाइक कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, पाथ और एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं बात कर रहा हूँ पैराबोलिक सरफेस। क्या पैराबोलिक सरफेस तुमने कभी फिजिकली देखी है? एक्चुअली मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो कॉस्टली होता है। हमारे पास सर्कुलर चीजें बनाना बहुत आसान है, स्फेरिकल चीजें बनाना आसान है, ग्लास का स्फीयर बनाना तो इतना आसान होता है। मतलब ये मेरे ख्याल से आज से 2-3 हजार 2,000 साल पहले लोगों ने ग्लास से बलून बनाना सीख लिया था। वो मेल्ट करके उसको हवा भर के उसको बॉल बना लेते थे। तो ये तब से आता था, और वो बनाना आसान काम था। और जब वो आसान काम था तो भाई आसान चीजों को हम लोग कर लेते हैं ताकि वो हमारा पर्पस सॉल्व कर दे। तो मतलब पूरा मोटिव ये है कि किसी तरीके से हम लोग अपनी कम मेहनत करके, अपनी कम कीमत लगा के नियर परफेक्ट टाइप की चीज बना दें। ठीक है ना? तो यही काम हम लोग डिफरेंशिएशन में भी करते हैं, dy over dx निकाल में भी हम लोग यही काम करते हैं कि भाई मैं परफेक्ट स्लोप नहीं निकाल पाता हूं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। तो हम लोग हर जगह अप्रोक्सीमेशन ही करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और तुम लोगों ने एक बात पैराबोला में ही पढ़ी होगी, और वो क्या पढ़ी होगी? देखो, वो इस तरीके की पढ़ी होगी कि मेरे पास ये पैराबोला है, और एक्सिस के ऊपर मेरे पास कहां पर एक पॉइंट ले लिया जाए
जहां के आगे मैं जाऊं तो वो 3 नॉर्मल मैं ड्रॉ कर सकूं। देखो मैंने कहा कि भाई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ट्वाइस ए टी प्लस ए टी क्यू। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, किसी भी टी पॉइंट पर। मैंने कहा कि मैं एक्सिस पर कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकूं, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ कर सकूं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो भी पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लगा देते हैं। तो मेरे पास y की जगह 0 आ जाएगा और x की जगह h आ जाएगा, लगा देते हैं। तो माइनस टी एच प्लस ट्वाइस ए टी प्लस ए टी क्यूब, ऐसा आ गया। t नॉन जीरो नंबर है या t कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया, ए टी स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच, दिस इज इक्वल टू 0। एक रूट आ गया t इक्वल टू 0, और फिर मेरे पास क्या आ गया, यहां से ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस 2a आ गया। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एच माइनस 2a डिवाइडेड बाई ए। टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस 2a डिवाइडेड बाई ए। ए ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पैराबोला की एक खासियत होती है कि अगर मैं ये जो भी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लिया वो 2a के आगे अगर ले लूं, यहां से कैसे मालूम चला 2a कहां से आ गया, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन if h is greater than 2a। मतलब h को अगर मैं 2a के आगे ले लूं तो निश्चित बात है मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ हो जाएंगे। t बराबर 0 एक आ जाएगा, t बराबर 0 मतलब ये यहां से ये वाला नॉर्मल, यही तो t बराबर 0, और एक t इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय 2a बाई a। a तो ऑलरेडी पॉजिटिव ले रखा है क्योंकि पैराबोला इस तरफ मुंह खोले हुए y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक t बराबर ये आ गया, अगर वो ये पॉजिटिव है t, ये t पॉजिटिव आता दिख रहा है, तभी ऊपर वाली ब्रांच ले लिया, तो t अगर नेगेटिव होगा तो वो नीचे वाली ब्रांच पे आ जाएगा, और वो t कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a डिवाइडेड बाई a, ऐसा आ जाएगा। तो मेरे पास अब 3 पॉइंट आ गए जहां पर मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। इस पॉइंट से जो पॉइंट मेरे पास कैसा है, 2a से इधर है, तो एक मेरे पास ये नॉर्मल आ गया, एक मेरे पास ये नॉर्मल आ गया, और एक मेरे पास ये नॉर्मल आ गया, ठीक बात है। तो इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई कि मेरे पास ये पैराबोला के ऊपर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल का जो फीचर होने वाला है वो मेरे पास कब होने वाला है, जब ये वाला पॉइंट 2a के आगे चला जाए। तो तुम लोग जब मालूम है क्या होता है, तुम लोगों ने कभी, मैं फिजिकली बताता हूँ, तुम लोगों ने कभी रात में जब लाइट चली जाती होगी बचपन में, पता नहीं अब जाती है जाता नहीं जाती है, तुम्हारे घर में टॉर्च होती होगी, तुम लोगों ने टॉर्च को ऐसे सर्कल बना के उल्टा रख दिया, मतलब नीचे की तरफ लाइट जल रही है, ठीक है, और फिर तुम लोगों ने क्या किया, टॉर्च को एक तरफ से उठाना चालू किया, मतलब उसको वर्टिकली पकड़ लिया तुमने, जिसमें लाइट बल्ब वाला पार्ट जमीन पे रखा हुआ है, और उस टॉर्च को तुमने एक तरफ से उठा दिया। एक तरफ से उठाया तो तुम लोगों ने देखा होगा कि लाइट का ऐसा एक बाहर की तरफ निकलता हुआ ऑरा क्रिएट होता है। वो जो ऑरा क्रिएट होता है वही पैराबोला होता है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अगर इस तरीके की एक मैंने टॉर्च यहाँ पर जला के रखी जो कि जमीन में रखी हुई है, और उस टॉर्च को अब मैंने एक तरफ से उठा दिया, मतलब यहाँ पे पकड़ा रहा जमीन पर, और इस साइड से मैंने उसको लिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से एक लाइट का ऐसा सोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि बाहर की तरफ बनता नजर आएगा। वो जो बनता नजर आने वाला है वो हर हालत में एक पैराबोलिक पाथ जैसा नजर आएगा, वही पैराबोला होता है। और खेल क्या चल रहा है, देखो ये जो सर्किल लिया गया वो 2a लेंथ का लिया गया, ताकि मैं अब इसका हल्का सा अगर पार्ट कट कर लूं तो फोकस मेरे पास एक a,0 हो गया, ये मेरे पास वर्टेक्स हो गया, और ये मेरे पास एक्सिस हो गई, और मैं दूर चला गया तो ये बिल्कुल पैराबोला की तरीके से बिहेव करने वाला है कि एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आई तो ये मेरे पास फोकस से पास हो जाएगी। मतलब हम लोगों ने, तुमको पता नहीं अंदाज हो ना हो, तुम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कार होती है, सबके घर में कार होगी, और उनमें साइड मिरर, व्यू मिरर लगे रहते हैं, और अगर वो बहुत महंगी गाड़ी नहीं है, जैसे मारुति की कोई गाड़ी है, और अगर वो टूट जाए तो अगर बाजार में लेने जाओ तो वो 2500 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर वो महंगी गाड़ी है, जैसे मान लो ऑडी है या BMW है, तो मेरा मेरा एक बार ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा ग्लास साइड वाला टूट गया था, 60,000 रुपए का था वो ग्लास। मतलब आइडिया ये है कि वो जो महंगी गाड़ियां हैं और जो सस्ती गाड़ियां हैं उनमें डिफरेंस क्या, क्यों महंगी है और क्यों सस्ती है, क्योंकि वो
ऐसी चीजें लगा देते हैं ताकि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। तो जो ऑडी है उसमें वो वास्तव में उन्होंने पैराबोला लगा रखा है, पैराबोलिक सरफेस लगा रखी है। जो जो मतलब तो अंतर क्या है कि मतलब वो चाहते हैं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल रियल एकदम फील आए। तो वो उस फील को प्रोड्यूस कराने के लिए चीजें बढ़ती जाती हैं, महंगी होती चली जाती है, इसलिए वो सारी गाड़ियां महंगी है। मतलब मैं महंगाई और सस्ताई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज आइडियल बनाने की कोशिश करी जाएगी तो निश्चित बात महंगी हो जाएगी। तो उसको क्या किया उन्होंने, उनको सब्स्टिट्यूट खोज लिया ताकि वो सस्ते में हमारा पर्पस सॉल्व कर दे। और सस्ते में क्या उन्होंने कहा कि भैया A,0 फोकस हो गया, 2A उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है। और वो खासियत क्या हो रही है कि अगर इंफिनिटी पर चले जाओ तो वो चाहे पैराबोला रहा हो, क्योंकि अगर ये छोटा सा पार्ट दिया गया तो चाहे वो पैराबोला का पार्ट हो, चाहे वो सर्किल का पार्ट हो, पर्पस वो मेरा सॉल्व कर देगा और वो मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा। अरे क्या ये बात खत्म होती दिख रही सारे लोगों को? अरे 3 नॉर्मल वाली बात से सर्कल का कोई अरे इसके इधर चले जाओगे ना तो एक ही नॉर्मल बनेगा, एक ही नॉर्मल बन जाएगा ना, फिर 3 पढ़ेंगे। मतलब सर्कल का रिलेशन क्या था सर? ये 3 नॉर्मल वाली बात वो नहीं। सर्किल का क्या? अरे भाई देखो, अगर तुमने पॉइंट को इधर ले लिया, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से मान लो ये पॉइंट है सर्किल मेरे पास, इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर पाओगे अगर सर्किल है तो? ये सेंटर नहीं है, एक ही तो ड्रॉ कर पाओगे। पैराबोला पर भी एक ही कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला है और वो जो सर्किल है वो एक जैसा ही तो बिहेव करने लगा। ठीक है ना? मतलब बेसिकली पैराबोला की जो विशेषता है वो ये कि अगर मैं 2A के आगे चला जाऊं तो निश्चित बात है मेरे पास 3 नॉर्मल ड्रॉ हो पाएंगे। सर्किल में मुझे मालूम है अगर मैं सेंटर पे आ गया तो वहां से तो इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक पॉइंट एक्सिस पे ले लिया तब तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है ना। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन कर दिया गया और उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो गया और वो मैथमेटिकली उसको वायबल बना देता है, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल सेंस में अप्लाई हो जाता है। ऐसी फिलॉसफी इलिप्स में भी है। देखो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर से सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई इलिप्स है और ये एक फोकस है मेरे पास, ये दूसरा फोकस है, तो जो बात पढ़ी है वो क्या कि एक रे ऑफ लाइट अगर निकली इलिप्स पे हिट करी तो हिट करने के बाद एक फोकस से निकली तो दूसरे फोकस में पास हो जाएगी। अरे ये भी सारे लोगों को मालूम होगा। और कैसे प्रूव किया गया ये भी सारे लोगों को मालूम होगा और मालूम भी होना चाहिए, रिजल्ट भी याद ही होना चाहिए सारे लोगों को। और कैसे प्रूव किया गया मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास एक फोकस है, मान लो इलिप्स की इक्वेशन x² + y² / b² = 1 है। तो एक फोकस का कोऑर्डिनेट AE, 0 हो गया, दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट -AE, 0 हो गया। हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया इलिप्स के ऊपर, फाई ले लिया, A cos phi, B sin phi, ये हम लोगों ने पॉइंट ले लिया। और इस पॉइंट की खासियत क्या है कि हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल के अगर फाई पर टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट होके S2 पर पास होगी, ये मुझे आइडेंटिफाई प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फाई पॉइंट पर फिर से टेंजेंट और नॉर्मल की बात करूं तो एक टेंजेंट हो जाएगा, एक नॉर्मल हो जाएगा। और मुझे क्या दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाना चाहिए। और सारे लोगों को दिख रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि मैं अभी यहाँ अलग से बना देता हूँ। एक S1 है, एक S2 है और मेरे पास एक पॉइंट फाई है। और इस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, उसने सामने वाली साइड को कहीं पर कट किया और फिर मुझे क्या दिखाना है, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फाई पॉइंट पर मैंने जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो एंगल बाइसेक्टर हो जाना चाहिए। और किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है कि वो अगल बगल वाली साइड के रेशियो में सामने वाली साइड को डिवाइड कर देता है। अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि ये जो नॉर्मल ने, ये नॉर्मल जो मैंने खींचा, दिस इज नॉर्मल एट
उस नॉर्मल ने S1 S2 को मिलाने वाली लाइन को अगर M पर कट किया तो मुझे क्या चेक करना है, अगर ये जो P पॉइंट है, तो अगर मैं ये निकाल ले गया कि जो M पॉइंट है जो कि 5 पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने पर ये वाला पॉइंट प्रोड्यूस हुआ, तो PS2 अपॉन PS1 मस्ट बी सेम एज S2M अपॉन S1M। अगर ऐसा निकल के आ गया तो हर हालत में मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे को इस वाले पॉइंट से ही पास होना पड़ेगा। ये अपने आप प्रूव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये रेशियो और इसको आपस में बराबर प्रूव कर देना, तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं इलिप्स पर सोचूं तो वो होती है x अपॉन x1 a स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये नॉर्मल लाइन कहां पर खींची गई, मैंने फाई पर अगर खींची तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, लगा देते हैं। तो x अपॉन a cos फाई a स्क्वायर माइनस y अपॉन b साइन फाई b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक b b यहाँ कटा, एक a a यहाँ कटा, तो x sec फाई माइनस ax sec फाई माइनस by cosec फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इस लाइन ने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए m बोल दिया हम लोगों ने, यहाँ पर भी m बोल दिया, यहाँ पर भी m बोल दिया। इस पॉइंट को निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, क्योंकि वो तो x एक्सिस पर है। y कोऑर्डिनेट 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, और वो क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, और नीचे सेक पाई आएगा तो बगल में लिख लिया, वो क्या आ गया, cos पाई। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको और संभाल के लिखा जा सकता है। इसको अगर a से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वाला नंबर तो e हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर a cos फाई, ऐसा हमारे पास निकल गया। मतलब मेरे पास OM निकल के आ गया, ये जो x निकल के आया वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आया, वो मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस से निकल के आ गया। तो OM मेरे पास कितना आ गया, a e स्क्वायर cos फाई। और मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि भाई OS1 कितना है, OS1 कितना आने वाला है, वो तो फोकल डिस्टेंस हो गया, तो वो मेरे पास लिखा हुआ है AE। और OS2 कितना है, OS2 वो मेरे पास किसके बराबर आने वाला है, वो माइनस AE, फोकल डिस्टेंसेस है वो दोनों, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैं अब MS1 निकाल सकता हूँ। MS1 कितना आने वाला है, OS1 प्लस OM, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, AE कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा E cos फाई प्लस 1। और मेरे पास MS2 कितना आ जाएगा, MS2 क्या है, ये वाली लंबाई, और वो मेरे पास किसके बराबर आने वाली, MS2 किसके बराबर होने वाली है, OM को इस पूरी लंबाई में सबट्रैक्ट कर दिया गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, OS2 कितना है, वो माइनस AE, उसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, कहाँ गया, वो कितना आ जाएगा, AE माइनस OM माइनस OM में से OS2 सबट्रैक्ट कर दिया। OM मेरे पास कितना है, AE स्क्वायर cos फाई, और ये कितना है मेरे पास, और ये ऐड हो जाएगा यार, क्योंकि एक निगेटिव है ना नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, AE माइनस का, और इसमें से AE कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा E cos फाई माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टर्म हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, और उसका रेशियो भी मेरे पास आइडेंटिफाई होता दिख रहा है। जबकि अब मुझे ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई निकालनी है, और ये लंबाइयां क्या है, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेस लिखा है, और फोकल डिस्टेंसेस किसके बराबर होते हैं, एक PS1 है, और वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस EX, और दूसरा PS2 है, वो कितना हो जाएगा, A प्लस EX, और x मेरे पास क्या है, A cos फाई, ये क्या है, A cos फाई, तो PS1 अपॉन PS2, PS2 अपॉन PS1, ये मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक से आया A माइनस E, x की वैल्यू कितनी है, A cos फाई, और दूसरे से कितना आ जाएगा, A प्लस EA cos फाई। थोड़ा सा क्लमजी हो गया वहां पर, कोई बात नहीं, अगले पेज पे एक्चुअली वहां पर चले जाएंगे तो फिर वैल्यू लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे मेरे पास A कॉमन निकल आया, तो न्यूमरेटर मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस E cos फाई अपॉन 1 प्लस E cos फाई।
अब इन दोनों का जो रेशियो आता दिख रहा होगा वो भी देखो यही आता दिख रहा होगा। निश्चित बात है इन ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर आ गया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ MS1 MS2 अपॉन MS1, ये भी मेरे पास किसके बराबर आ गया, A कट गया 1 माइनस E cos phi अपॉन 1 प्लस E cos phi। ये साइन थोड़ा सा उल्टा हो गया, रेशियो है, मॉड लगा लेना, क्या फर्क पड़ता है, सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम आइडेंटिफाई कर ली कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है अभी तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये लंबाई और ये लंबाई का रेशियो, ये लंबाई और ये लंबाई का रेशियो आपस में बराबर हो जाना चाहिए। हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोगों ने इससे प्रूव कर लिया कि किसी भी फोकस से निकल के चलने वाली रे अगर इलिप्स पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके दूसरे वाले से पास जरूर होने वाली है। और इन दोनों का सम देखो, तुम लोगों को मालूम है 2a के बराबर ही होने वाला है। इलिप्स को ऐसे डिफाइन किया गया है कि लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मतलब वो जो भी पॉइंट होगा उनका सम भी मुझे मालूम है। इसी बात पे अगले टर्न पे सवाल मिलने वाला है, मतलब कोऑर्डिनेट के सवाल मिलने वाले हैं। आज मैंने कोऑर्डिनेट इसलिए बहुत सारी बोली, यहां तक बात सारे लोगों समझ में आ गई। अच्छा, इससे एक और बहुत जबरदस्त बात निकल के आई, और वो क्या, वो ये कि इस जगह से रे ऑफ लाइट निकली, इलिप्स पे टकराई और टकराने के बाद इस फोकस से चली गई। लेकिन अगर इस फोकस से चली गई तो फिर से टकराई और फिर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर से यहाँ से पास होगी, और फिर से इस फोकस से निकली तो फिर से रिफ्लेक्ट होकर इस वाले फोकस से पास होगी। अरे क्या ऐसे ही ये ट्रैप होती नजर आ रही होगी? अरे क्या देख पा रहे हैं सारे लोग? इसका मतलब ये हुआ कि एक फोकस से निकलने वाली रे ऑफ लाइट अगर इलिप्स से टकराई तो वो इलिप्स में ट्रैप हो गई, और ये ट्रैप हो गई तो एक मैं यहाँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग की हाइपोथेसिस थी जो कि हॉकिंस के पहले के समय में स्टार्ट हो गई थी, वो ये कि जितने भी ब्लैक होल्स हैं वो सब इलिप्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, चीजों को सक कर लेते हैं, और क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इलिप्टिकल अगर होते हैं तो उनके फोकस में अगर कोई चीज चली गई तो वो अंदर ट्रैप हो गई, वो पूरी चीज अंदर ट्रैप हो गई, इसीलिए वो सारी चीज सक करता चला जाता है और वो गायब हो जाती है। और फिर जब ब्लास्ट होता है तो सारे लोगों को मालूम है कि पूरा यूनिवर्स ही ब्लैक होल के ब्लास्ट करने से क्रिएट हुआ। तो मतलब यहाँ से ब्लैक होल की जो थ्योरी है वो इसी जगह से जनरेट हुई। और क्या मेरी बात सुन ली सारे लोग? मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। यस सर। लेकिन बेसिकली जो हम लोगों का ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि फालतू में चला जा रहा है, वो सारी चीजें कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो पार्टिसिपेट करने वाली है। मतलब ये मैथ्स इसीलिए बहुत ही बेहतरीन चीज होती है, मतलब खूबसूरत चीज फिजिक्स होती है, क्योंकि आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप देखते हो कि वही चीजें हो रही हैं। मतलब ठीक है फर्जी बातें करी जाती है क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, कहते हैं वेटलेस मासलेस स्ट्रिंग और ये सब, मतलब ये सब नहीं होता है। लेकिन वो क्योंकि उतनी मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं अभी आती है तो क्या करें, तो चीजों में उसी फॉर्मेट की चीज अप्लाई कर लेते हैं। तो बस जितनी मैथ्स तुम लोगों ने सीखी उस मैथ्स के करस्पॉन्डिंग उतनी फिजिक्स डेवलप कर दी गई तुम लोगों के लिए। फिर जब आगे बढ़ोगे तो मैथ्स और डेवलप हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिजिक्स और बेहतरीन हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैथ्स ग्रो करती जाएगी फिजिक्स अपने आप और नेचुरल फॉर्मेट में डेवलप होने लगती है। तो बेसिकली सारा खेल तो ये मैथमेटिकली है, ये बैकहैंड है पूरा, और यहीं से सारी चीजों को आगे की तरफ अप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो फिजिकल चीजों में अप्लाई होने लगे। तो वही हम लोग धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इलिप्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कर लिया तो हम लोग हाइपरबोला में भी रिफ्लेक्शन कर, इलिप्स और हाइपरबोला सिमिलर टाइप की चीजें हैं। और मैं बस बना देता हूँ तुम लोगों को ताकि वो हाइपरबोला वाली बात भी खत्म ही हो जाए। जैसे कि अगर मेरे पास हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब ये जितनी भी बातें मैंने करी हैं ये सब मैंने फालतू में एनर्जी नहीं बर्बाद करी। अगले असाइनमेंट में जो सवाल मिलेंगे उसमें ये सब बातें इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में हो जाएंगी। जो भी मेरे पास हाइपरबोला है अगर इसमें रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तब भी होना वैसे ही है जो जैसा इलिप्स में होना है। और वो कैसे होने वाला है वो देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस सिस्टम, ये वाई एक्सिस और ये मेरे एक्सिस, और इसके दो अजम्पटोर्स होने वाले हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। और जो अजम्पटोर्स बनने वाले हैं वो निश्चित बात है और जिनसे पास होने वाली दो लाइनें हैं, एक लाइन मेरे पास ये
जितना पॉजिटिव में एंगल बनेगी दूसरा उतनी नेगेटिव एंगल बनाते हुए बन जाएगी। हमारे पास जो हाइपरबोला बनने वाले हैं वो इन्हीं अजमटोट्स के सहारे वो इस तरीके से इधर उतर जाएगा और सिमिलरली वो इस अजमटोट्स के सहारे वो इधर चला जाएगा। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मेरे पास कोई रे ऑफ लाइट आई और हाइपरबोला पे टकराई, अजमटोट्स तो इमेजिनरी लाइन से, और उसकी टेंडेंसी कैसी है, वो इस वाले फोकस की तरफ जाती नजर आ रही है। और फोकस क्या है, ए कॉमा 0। तो जिस जगह टकराई उस जगह पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसी पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और अब जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास इस वाले फोकस से पास हो जाएगी। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में बराबर होने वाले हैं। ये मेरे पास इंसिडेंट है रे है और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी का ही दूसरा वाला फॉर्मेट है। और दूसरा फॉर्मेट क्या है कि मेरे पास अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें कैसे कैसे प्रूव करेंगे बताओ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फोकल डिस्टेंसेस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वहां पर इंटरनली डिवाइड कर रहा था, यहां पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? यहां पर हम लोगों ने क्या प्रूव किया, हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया कि मेरे पास ये एक फोकल डिस्टेंस है, ये एक फोकल डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ने फोकसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया किसके रेशियो में, फोकल वो जो भी वेरिएबल पॉइंट है उसका फोकल डिस्टेंसेस के रेशियो में। ये मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। यहाँ पर जो खेल चल रहा है वो क्या, उल्टा ही खेल चल रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि ये जो फोकस है एक मेरे पास, एक फोकस मेरे पास ये है, एक फोकस ये है मेरे पास, और ये जो मेरे पास ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना इसका नाम मेरे पास P है, ये S1 है, ये S2 है, और इस ट्राइंगल के सामने वाली साइड को ये जो नॉर्मल लाइन है अब की बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, फोकल डिस्टेंसेस के रेशियो में। अगर ऐसा होने वाला है तो निश्चित बात है फिर से बात होल्ड करते हैं। एक इंटरनल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है इलिप्स में और इसमें एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो वही एग्जैक्टली वैसी कैलकुलेशन फिर से चालू कर देंगे, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, ये कट कर रहा है, फिर से ये वाली लंबाई निकाल लेंगे। फिर से मैं दोबारा नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फोकल डिस्टेंसेस सबको निकालना आते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, इन डिस्टेंस का रेशियो निकाल लोगे, बराबर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मेरे पास एक्सटर्नली दोनों साइड्स को बने ट्राइंगल को फोकल डिस्टेंसेस के रेशियो में डिवाइड करना। तो ये पूरी जितनी भी मेरे पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज थी वो सब मैंने तुम लोगों को बता दी। एक बार सारी तुम लोग गो थ्रू कर लेना। तो उससे क्या होगा, बेसिकली पर्पस ये था कि सारे टर्म्स पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, सारी चीज मैं बोल दूंगा। तो सब मैंने बोला तो बहुत सारी चीजें चली गई तुम्हारे पास। तुम लोगों को याद होगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि पैराबोला की बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्किल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज तो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, पैराबोला की बहुत खूबसूरत होती हैं। और वो बचपन से चूंकि लगाते नहीं है तो वो हम लोगों को मतलब लगाने में तुम लोगों को थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत महसूस होती हो। तो मैं एक क्लास सिर्फ इसी पैराबोला पर जिसमें सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर बेहतरीन सवाल, सिर्फ एक क्लास इसी बात की मैं पढ़ा दूंगा ताकि वो बात समझ में आ जाए ठीक से। लेकिन पैराबोला भी लोगों को उतना तकलीफ नहीं देता है जितना हाइपरबोला देता है। अगर लोगों को लगता होगा कि हाइपरबोला ज्यादा तकलीफ देता है तो मैं हाइपरबोला के ऊपर भी उतनी सारी बातें कर सकता हूँ जितना पैराबोला पर कर सकता हूँ। तो जैसा भी तुम लोगों को चॉइस लगे मुझे बता देना, तो मैं उस एक क्लास उसी को पढ़ा दूंगा। लेकिन अगले टर्म देता है वो देखने में एक्चुअली तुमको नहीं दिखता है कि उसकी फिगर ही ऐसा लगती है जैसे बचपन में मेढक अगर तुम लोगों ने काटा हो तो पैर उसके ऐसे फैला के डाल दिए गए, देखो कैसा दर्दनाक सा फील देता है, एक पैर उधर एक पैर उधर, इस तरीके का तो मेढक जैसा दिखता है। ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा, इलिप्स हाइपरबोला मिला के जितनी भी बातें हो सकती है वो मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। तो असाइनमेंट तुम लोगों को मिलने वाला है वो अगले टर्न के लिए मिल जाएगा, ताकि अगले टर्न पे मैं उस असाइनमेंट के बारे में बात करूं जिसमें कि कोऑर्डिनेट के सवाल ज्यादा होने वाले हैं और वो बढ़िया से होंगे। अरे क्या तुम लोगों को कोऑर्डिनेट में रोलिंग ऑफ, अच्छा बता दें कि ना बताएं, फालतू में ना हो जाए। पैराबोला के ऊपर इलिप्स के ऊपर हाइपरबोला रोल अगर करा दिया जाए तो क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, वो रहने दीजिए, इतनी बातें इलिप्स के ऊपर इलिप्स कैसे, हाँ वो मैं सब बता दूंगा। अगर इलिप्स के ऊपर इलिप्स रोल कराना है, सर्किल के ऊपर पैराबोला रोल कराना है, पैराबोला के ऊपर तो देखा है,
हाँ तो सर्किल के प्रकार बता रहा हूँ। अच्छा मैं बता दूंगा, ये सारी चीजें बता दूंगा, बाकी अगले राउंड पे देखेंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, आप डिस्कस करें। अच्छा अब तुमने एक्चुअली क्लास के पहले भेजा था ना, मैंने देखा नहीं है। ठीक है मैं अभी देख के नहीं बता मैंने दूंगा। अभी क्लास के बीच में भेजा है। अच्छा मैं अभी देख के बता दूंगा तुमको, ठीक है चलो ओके गुड नाइट।